बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमने फॉर एग्जांपल शुगर चेक किया, शुगर चेक करने के बाद हमारे पास एक वैल्यू आएगी और वैल्यू के बाद लिखा होगा मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो हमारे पास ये क्या चीज़ है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। मिलीग्राम का मतलब क्या है, मिलीग्राम ये बात हो रही है हमारे पास जो हमारे पास कतरा था खून का, हमने जो इस पे प्रिक किया था और हमने स्ट्रिप पे लगाया था, उसको देन हमने ग्लूकोमीटर में पुट किया था, ठीक है। तो हमारे पास बात हो रही है उस ग्लूकोज का कितना वजन था। मिलीग्राम क्या बता रहा है हमें कि जो शुगर थी, जो ग्लूकोज था खून में, उसका कितना वजन है, ठीक है। और डेसीलीटर क्या बता रहा है, डेसीलीटर बेसिकली हमें ये बता रहा है कि हमारे पास कि जो खून है उसकी मिकदार कितनी है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 1 डेसीलीटर की, 1 डेसीलीटर की बात करें तो 1 डेसीलीटर इसका मतलब क्या होता है, हमारे पास 1 डेसीलीटर का मतलब होता है कि अगर हमने 100 मिलीलीटर जो थे उसको लिया खून को और उसका बहुत ही स्मॉल पार्ट लिया। 1 डेसीलीटर का मतलब क्या होता है, 100 मिलीलीटर का बहुत ही स्मॉल पार्ट, यानी कि हमने जो एक कतरा खून लिया वो 1 डेसीलीटर नहीं है, बल्कि 1 डेसीलीटर कुछ जैसे हमने बोला कि 100 मिलीलीटर का बहुत ही स्मॉल पार्ट है, यानी कि हमने 100 मिलीलीटर के बहुत सारे स्मॉल पार्ट किया, उसका एक स्मॉल पार्ट हमने यहाँ जो प्रिक किया था एक कतरा, उसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो असल में 1 डेसीलीटर हमने खून नहीं लिया था, ठीक है। अब इसमें होगा कि हमारे पास, तो यानी कि हमें ये वैल्यू ये बता रही है डेसीलीटर वाली कि फॉर एग्जांपल अगर सपोज करें कि अगर हम फॉर एग्जांपल 100 मिलीलीटर खून लेते, 100 मिलीलीटर हमने लिया नहीं है, हमने सिर्फ 100 मिलीलीटर का बिल्कुल स्मॉल पार्ट लिए, लेकिन अगर हम 100 मिलीलीटर खून लेते तो उसमें कितने मिलीग्राम शुगर होती, उसमें कितने मिलीग्राम शुगर होती है। हम लेते सिर्फ एक कतरा यानी कि 100 मिलीलीटर का बिल्कुल स्मॉल पार्ट लेते हैं, लेकिन मशीन क्या करती है, ग्लूकोमीटर ये इस स्मॉल पार्ट में देखती है कि शुगर कितनी है, फिर उसको मल्टीप्लाई करती है और एस्टिमेशन एक अंदाज़ा लगाती है, ठीक है, कि हमारे पास अगर 100 मिलीलीटर खून होता तो उसमें तकरीबन कितनी शुगर होती, यानी कि एक एक्यूरेट वैल्यू मिल सके। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, हमारे पास एक बड़ा जग था, ठीक है, उसमें बहुत सारा क्या था, शरबत था फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी था, ठीक है। तो आपने इसको टेस्ट करना है कि इसमें कितनी चीनी है, तो आपने एक चम्मच भी उठाया तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पूरे जग में कितनी चीनी होगी। तो आपने उसी में से एक बिल्कुल स्मॉल पार्ट निकाला और आपने एस्टिमेशन कर दिया कि इस जग में कितनी चीनी होगी। तो वही बात यहाँ बताई जा रही है कि इस तरीके से हम क्या करते हैं कि एस्टिमेशन करते हैं, ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट क्लियर करते हैं कि हम ये सोच सकते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक स्ट्रिप है, वही ग्लूकोमीटर हमारे पास, ठीक है, इस पे एक कतरा खून था, तो मशीन इस तरीके से क्यों नहीं करती कि हमारे पास सिर्फ इस खून में जितनी ग्लूकोज इसको बताए, बाकी हम वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लें और ख़ुद ही पता लगा लें, ठीक है। तो इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी होता है कि हमारे पास आप अगर अंदाज़ा लगाएं तो हमारे पास हमारे एक कतरे खून में, ठीक है, तो हमारे एक कतरे खून में बेसिकली कितना होगा, ये होगा तकरीबन तकरीबन 0.05 मिलीलीटर, यानी कि जैसे बात की थी हमने कि 100 मिलीलीटर जो होता है, 100 मिलीलीटर का बहुत ही स्मॉल पार्ट इस स्ट्रिप पे रखा होता है, ठीक है, यानी कि 1 मिलीलीटर भी पूरा नहीं है। हमने बात की थी 100 मिलीलीटर का बहुत ही स्मॉल पार्ट्स होते हैं इस स्ट्रिप पे होते हैं, तो तकरीबन कितना होता है 0.05 मिलीलीटर जो खून होता है वो इस स्ट्रिप पे लगा होता है, यानी कि एक कतरा खून कितना है 0.05 मिलीलीटर, ठीक है। अच्छा, हम हमेशा क्या करेंगे, इसको इसमें से जो ग्लूकोज निकालेंगे बेसिकली उसको निकालेंगे 100 मिलीलीटर के हिसाब से, ठीक है। अब मशीन को क्या करना है, अब मशीन को ये पता लगाना है कि हमारे पास जो 0.05 मिलीलीटर है, ठीक है, से हमें 100 मिलीलीटर तक जाने में कितना टाइम हमें ख़ुद को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मशीन क्या करती है, मशीन बेसिकली क्या करेगी, इस 100 को डिवाइड कर देगी, क्योंकि 100 तक पहुंचना है ना हमें, तो बेसिकली 100 को डिवाइड कर देगी 0.05 से, 0.05 से। तो आंसर क्या आया, आंसर आया 2000 आंसर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मशीन ने बेसिकली पता लगा लिया है कि जो हमारे पास एक कतरा था जिसका रिजल्ट आएगा, एक कतरे का जो रिजल्ट आएगा मशीन के पास, उसको क्या करेगी मशीन, उसको मशीन 2000 से क्या कर देगी, मल्टीप्लाई कर देगी, ताकि वो ईजिली क्या पहुंच जाए, वो जो आंसर था वो 100 मिलीलीटर तक पहुंच जाए, उसके बराबर आ जाए, हमें रिजल्ट प्रॉपर एक्यूरेट मिल सके। अब इसको समझते हैं, मिसाल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कतरा खून है, ठीक है, उसमें 0.05 मिलीलीटर खून है, इसने बात की, ठीक है। अब मशीन ने कैलकुलेट किया, ये ग्लूकोमीटर इसने कैलकुलेट किया कि उस कतरे में 0.05 जो मिलीलीटर खून है, ठीक है, एक कतरा, उसमें तकरीबन 0.05 मिलीग्राम क्या है हमारे पास, ग्लूकोज है, यानी कि शुगर है, ठीक है। तो मशीन ने क्या किया, मशीन ने प्रॉपर हिसाब लगाया और 0.05 को मल्टीप्लाई कर दिया 2000 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या है 100 मिलीग्राम। और वही बात की थी हमने कि हमारे पास क्या लगता है, आगे यूनिट लगता है मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। तो मशीन ने क्या किया, जो आंसर आया था मशीन के पास, जल्दी से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि हम कहाँ पहुँचे, 100 मिलीलीटर के। बेसिकली हमें बताना है कि 100 मिलीलीटर अगर खून होगा तो उसमें कितनी ग्लूकोज होगी, तो बेसिकली मशीन ने क्या किया, 2000 से मल्टीप्लाई कर दिया आंसर को अपने।
अब एक और बात जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हमारे पास जो मशीन होती है, मशीन में बेसिकली कोई मेजरिंग स्केल नहीं है कि मशीन नाप लेगी कितनी ग्लूकोज है। बेसिकली होता क्या है कि मशीन जो होती है एक इलेक्ट्रिकल रिएक्शन पे काम करती है, एक इलेक्ट्रिकल रिएक्शन होता है, देन हमें पता चलता है हमारे पास हमारे खून में कितनी ग्लूकोज है। हमारे पास जो स्ट्रिप होती है, स्ट्रिप के ऊपर हम जानते हैं कि हमारे पास एंजाइम ग्लूकोज ऑक्सीडेज जो होता है वो चिपका हुआ होता है, ठीक है। उसको सुखा के यहाँ पर चिपकाया जाता है, फिक्सिंग की जाती है। जब खून का एक कतरा भी हम डालते हैं यहाँ पर, तो बेसिकली वो रिएक्शन होता है, वो एंजाइम जो होता है वो रिएक्शन करता है खून के ग्लूकोज के साथ, और हमारे पास एक बिजली जनरेट होती है, एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। जितनी ज़्यादा शुगर होगी खून के कतरे में, उतना ज़्यादा जो करंट होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, और करंट क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा जनरेट होगा, ठीक है। हमारे पास अब मशीन क्या करेगी, उस बिजली की मिकदार को, जितना करंट जनरेट होता है उस करंट की मिकदार को क्या करेगी, गिनेगी, और बेसिकली नंबर्स को शो कर देगी स्क्रीन पर, ठीक है। वही बात है कि मल्टीप्लाई करके 2000 से, ठीक है, ताकि पता लग सके हमें कि अगर 100 मिलीलीटर खून होगा हमारे पास तो उसमें कितनी ग्लूकोज होगी। और ये हम इसलिए करें क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू आए वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू आए, ठीक है। अगर हमारे पास हम एक कतरे में ही कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ही 0 पॉइंट यानी कि पॉइंट में आएगा, ठीक है। और इतनी स्मॉल वैल्यू को हैंडल करना जो होता है बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसलिए एक प्रॉपर में वैल्यू चाहिए होती है ताकि हमें उसमें रिजल्ट मिले। जैसे कि अगर हम बात करें 100 मिलीलीटर, ठीक है, तो प्रॉपर एक हमारे पास स्टैंडर्ड है, ठीक है, कि हमने शुगर जो कैलकुलेट करनी है तकरीबन इसी को अंदाज़ा रखते हुए कैलकुलेट करनी है। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे हमारे पास कि फॉर एग्जांपल आपने कुछ खाना नहीं खाया, यानी कि फास्टिंग वाली सूरत हाल है, यानी कि जो खाना खाया था वो काफ़ी टाइम पहले खाया था, ठीक है। तो फास्टिंग में ग्लूकोज कितनी होनी चाहिए, यानी कि फास्टिंग के दौरान आपने जब कुछ भी खाना नहीं खाया तो खून में तकरीबन कितनी ग्लूकोज होनी चाहिए, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे वही तरीका कार रहेगा कि हमारे पास जो मशीन होगी वो मल्टीप्लाई कर लेगी वैल्यू को 2000 से, और जब आपके पास आंसर आएगा बेसिकली वो ये बता रहा होगा कि अगर आपके पास खून का 100 मिलीलीटर है तो उसमें कितनी ग्लूकोज होगी, ठीक है। तो तकरीबन सब कुछ कैलकुलेट करके आपके पास जो आंसर आना चाहिए फास्टिंग का वो तकरीबन 60 मिलीलीटर 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ खाया ही नहीं है तो खून में शुगर होती है वो कम होगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। और जिसम जो होगा हमारा जिसम हमारी बॉडी वो पुरानी जो हमारे पास स्टोर हुई शुगर थी, ग्लूकोज थी, उसको इस्तेमाल करी होगी, क्योंकि हम जानते हैं हमारी बॉडी के हर सेल को क्या नीड है, ग्लूकोज की नीड है काम करने के लिए, ठीक है। वैसे 60 भी हमारे पास बहुत ही कम वैल्यू है, तकरीबन तकरीबन 70 होनी चाहिए, ठीक है। 70 से 100 के दरमियान होनी चाहिए फास्टिंग पर ग्लूकोज, ठीक है। आपने कुछ नहीं खाया, ठीक है, तो 70 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए, ठीक है। इसके अपोजिट देखें कि फॉर एग्जाम्पल आपने खाना खा लिया आपकी बॉडी है, ठीक है, और आपने भी अभी भी खाना खाया, ठीक है। यानी कि हम अब शुगर देख रहे हैं वो है पोस्ट प्रांडियल यानी कि खाने के बाद की शुगर कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो वही तरीका कार रहेगा कि हम बेसिकली एक कतरा ही लेंगे, ठीक है, और जब मशीन को कैलकुलेट करेगी तो उसको मल्टीप्लाई कर देगी 2000 से, तो उसके हमारे पास जो आंसर आएगा वही बता रहा होगा कि अगर हमारे पास 100 मिलीलीटर खून का है, ठीक है, इस पर्सन के 100 मिलीलीटर खून हमने देखा तो उसमें कितनी शुगर होगी, ठीक है। तो बेसिकली ये बता रहा होगा, ठीक है। तो सब कुछ कैलकुलेट करके हमारे पास जो आंसर आया पोस्ट प्रांडियल के खाने के बाद तकरीबन शुगर कितनी होनी चाहिए एक पर्सन के खून में, वो तकरीबन होनी चाहिए हमारे पास 125 से 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए, 125 से 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। देखिए आपने देख लिया होगा खुद ही कि हमारे पास जो खाने के पहले शुगर थी और खाने के बाद जो शुगर थी उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, कि खाने के पहले जो शुगर थी वो कम थी क्योंकि हमारा जिसम पुरानी जो हमारे पास ग्लूकोज खून में थी उसी को यूज़ करता है, लेकिन आपने जब खाना खाया तो हमारे पास नई ग्लूकोज बन रही है, ठीक है। तो हमारे पास इसलिए ग्लूकोज का जो लेवल है वो हाई है, ठीक है। और फ़ौरन फ़ौरन इसको हमारे पास जो हमारे बेसिकली इंसुलिन है ये सब कुछ क्या कर रहे हैं, ये इसको सेल्स हैं, बॉडी के जो सेल्स हैं उनमें भेज रहे हैं ताकि हमारे पास एकदम से खून में ग्लूकोज हाई ना हो, ठीक है, 300 तक ना पहुँचे, बहुत ही हाई हमारे पास शुगर होगी, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँचने नहीं देंगे। अगर हेल्दी ह्यूमन बींग है, हेल्दी इसका बॉडी है, तो फ़ौरन फ़ौरन उसको सेल से भेजा जा रहा होगा, ठीक है। तो तकरीबन 125 से अगर 200 के दरमियान रेंज आ रही है शुगर कैलकुलेट करने पर खाने के बाद तो ये नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन अगर 300 तक आ रही है तो ये नॉर्मल नहीं है। बेसिकली इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास कुछ बेसिकली मसला चल रहा है बॉडी में, ठीक है, यानी कि शुगर हमारे पास बढ़ रही है। अब एक लफ्ज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है सेक्टर में, वो ये है कि शुगर, ठीक है। हम शुगर की बात किए जाए तो शुगर का मतलब क्या होगा, ये शुगर का मतलब चीनी होगा या कुछ और मतलब होगा, इसका मतलब क्या होगा। देखें शुगर का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है, चीनी यानी कि कुछ मीठा, ठीक है। लेकिन अगर हम उसमें बात करें बायोलॉजी की कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये नहीं होता जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं चीनी, इसका मतलब ये नहीं होता, बल्कि जो हम चीज़ खा रहे हैं, चाहे वो नमकीन खा रहे हैं, चाहे हम कोई भी चावल खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन कोई भी चीज़ खा रहे हैं, ठीक है, तो एट द एंड हमारी बॉडी इतनी कैपेबल होती है कि इसको तोड़ कर क्या बनाती है, उन सब चीज़ों को तोड़ कर क्या बनाती है, बेसिकली उसको ग्लूकोज बनाती है, ठीक है, जिसको हम शुगर कहते हैं। तो बेसिकली ग्लूकोज इज़ व्हाट, ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6 यानी कि प्रॉपर एक इसका केमिकल फॉर्मूला है। तो बेसिकली हम इसी को शुगर कह रहे हैं, ग्लूकोज को हम शुगर कह रहे हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी क्या बनाती है, ग्लूकोज बनाती है C6H12O6, ठीक है। तो हम इसी को क्या कह रहे हैं, शुगर कह रही हैं, ठीक है। और हमारी बॉडी को इसी शुगर की नीड है, हमारी बॉडी के हर सेल को इस शुगर की नीड है ताकि अपना काम कर पाए, ठीक है।
तो बेसिकली हमारी बॉडी के लिए एज अ फ्यूल ये काम करते हैं। हमारी बॉडी के हर सेल के लिए ये जो ग्लूकोज है ये एज अ फ्यूल काम करता है, ठीक है। अब हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमैटोस्टेटिन, इनका थोड़ा सा काम देख लेते हैं बेसिकली ये करते क्या है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इंसुलिन की, बात करें हमारे पास इंसुलिन जो बेसिकली इसका हम एक और नाम बोल सकते हैं, बेसिकली स्टोर करता है, ठीक है। तो किस तरीके से करता है, ये कब निकलता है, इसका काम क्या होता है, देखिए हमने खाना खाया, ठीक है। खाना खाने के बाद क्या हो गया, हमारे खून में, हमारे इंटेस्टाइन से शुगर निकली और खून में क्या हो गई, एकदम से शुगर हाई हो रही है, ठीक है। तो शुगर क्योंकि हमारे पास हम खाना खा रहे हैं तो हमारे पास जो बेसिकली खाना था वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, तो हमारे खून में क्या है, शुगर हाई होना, यानी कि ग्लूकोज हाई होना शुरू हो रही है, तो फ़ौरन से इंसुलिन निकल जाएंगे, ठीक है। अब इंसुलिन क्या करेंगे, इंसुलिन का एक काम ये होगा कि इंसुलिन क्या करेंगे, इंसुलिन बॉडी के हर सेल में जाएंगे और हर सेल के ऊपर जो लॉक लगा होता है, एक स्पेसिफिक लॉक होता है, ठीक है। और उस लॉक को सिर्फ इंसुलिन ही पहचानते हैं। इस लॉक को, हर सेल के जो लॉक होता है, हर सेल हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनमें एक लॉक है, ठीक है। वो सेल सिर्फ इंसुलिन को पहचानते हैं। इंसुलिन उनके पास आया, ठीक है, तो उन्होंने अपना गेट खोल दिया और इस तरीके से जो ग्लूकोज थी जो खून में फैल रही थी, खून में थी, वो क्या चली जाएगी, सेल में चली जाएगी, अपना काम करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो इस तरीके से इंसुलिन क्या करते हैं, हर सेल, बॉडी के हर सेल में जाके क्या करते हैं, वो जो एक लॉक था, स्पेसिफिक रिसेप्टर था, वहाँ पर क्या करेंगे, अटैच्ड होंगे और हमारे पास जो ग्लूकोज है उसको सेल में भेजेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, ये खून में शुगर का एक तवाज़ुन बरकरार रखते हैं, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अब भी ज़्यादा शुगर है खून में, तो एक काम ये करेंगे कि हमारे पास ये जो होंगे, ये जो बची हुई एक्स्ट्रा शुगर होगी उसको लीवर में स्टोर कर देंगे, लीवर में क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे, ठीक है। स्टोर हो गई हमारे पास, अब खून में शुगर एक प्रॉपर रेंज में आ जाएगी, ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें ग्लूकागोन की, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, इसका बेसिकली इसको हम बोलते हैं, ये इमरजेंसी में सप्लायर होता है, इमरजेंसी सप्लायर, ठीक है। और ये निकलता कब है, अब फॉर एग्जाम्पल आपको भूख लगी हुई है, ठीक है, फास्टिंग कंडीशन है, ठीक है, या सो रहे हैं आप, ठीक है, काफ़ी देर से सो रहे हैं, आपको भूख लगी है, बॉडी भूखी है, तो होगा क्या, हमारे पास जो लीवर के पास स्टोर होगी शुगर, ठीक है। अब लीवर के पास शुगर स्टोर होगी, ठीक है, हमारे पास ये ग्लूको को निकलेगा और लीवर के पास जाएगा और स्टोर हुई शुगर को क्या करेगा, स्टोर हुई शुगर को हमारे पास हमारे खून में रिलीज़ करवा देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये काम करता है। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारे पास खून में शुगर का एक स्पेसिफिक लेवल आ जाएगा, ठीक है। तो ग्लूकागोन हमारे पास इमरजेंसी में काम आता है, ठीक है, जब हमारे पास शुगर गिर रही होती है खून में, क्योंकि खून में एक स्पेसिफिक रेंज होनी चाहिए शुगर की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें सोमैटोस्टेटिन की, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये बेसिकली हमारे पास जो होती है सोमैटोस्टेटिन बनाने वाले जो सेल्स होते हैं, पैनक्रियाज के जो डेल्टा सेल्स होते हैं, हम जानते हैं कि हमारे पास पैनक्रियाज के कौन सा सेल बनाते हैं, सोमैटोस्टेटिन। तो पैनक्रियाज के अंदर जो डेल्टा सेल्स हैं वो क्या बना रहे हैं, सोमैटोस्टेटिन बना रहे हैं, ठीक है। हमारे पास अब पैनक्रियाज के अंदर इंसुलिन और ग्लूकागोन बनाने के लिए हमारे पास अलग से सेल हैं, ठीक है। ये हमारे पास है डेल्टा सेल और ये हमारे पास है बीटा सेल और ये अल्फा सेल, ठीक है, जो इंसुलिन और ग्लूकागोन बना रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास बात करें सोमैटोस्टेटिन की, तो इसके पड़ोस में ये सेल है, पड़ोस में ये सेल जो इंसुलिन और ग्लूकागोन बना रहे हैं वो पड़ोस में ही, इसके आसपास में ही, ठीक है। अब हमारे पास जैसे ही खून में क्या हुआ, जैसे ही खून में हमारी बॉडी थी, ठीक है, अब बॉडी में क्या हुआ, खून में न्यूट्रिएंट यानी कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड वगैरह क्या हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, उनका लेवल बढ़ गया, तो सोमैटोस्टेटिन जो होगा फ़ौरन से जाग जाएगा, ठीक है। तो खून में लेवल न्यूट्रिएंट का ज़्यादा हो गया, तो सोमैटोस्टेटिन रिएक्ट करेगा, क्या रिएक्ट करेगा, ये बेसिकली रिलीज़ होगा, ठीक है। इसका मकसद क्या होगा, इसका मकसद ये होगा कि बॉडी में जो ओवर रिएक्ट हो रही हैं चीज़ें उनको रोके, ठीक है। अब ये काम किस तरीके से करेगा, इसका कोई अपना अलग से कोई शुगर बढ़ाने या कम करने का कोई बेसिकली काम नहीं है, इसका इसका काम ये है कि सिर्फ ये मना करेगा। किस तरीके से मना करेगा, ये दो तरीके से क्या करेगा, ब्रेक लगाएगा, ठीक है। पहले तो क्या करेगा कि पैनक्रियाज के अंदर ही डायरेक्ट कंट्रोल करेगा, ये जो इंसुलिन बनाने वाले सेल थे, अल्फा सेल, ठीक है, उनके पास जाएगा, ठीक है। इंसुलिन बनाने वाले सेल्स हो गए हमारे पास, बीटा सेल्स हो गए, ठीक है, और ग्लूकागोन बनाने वाले अल्फा सेल्स हो गए, इन दोनों के पास जाएगा और उनके उनके ऊपर लग जाएगा। अब उनके ऊपर लग गया तो इंसुलिन भी नहीं निकल रही, ग्लूकागोन भी नहीं निकल रही, दोनों क्या हो गए, स्टॉप हो गए, इनकी सिक्रीशन क्या हो गई, बहुत ही स्लो हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेगा, ये काम करेगा। दूसरा काम क्या करेगा सोमैटोस्टेटिन, दूसरा काम ये करेगा कि हमारे पास हमारे जो निज़ाम डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि निज़ाम हज़म का जो रास्ता है प्रॉपर, ठीक है, उसमें क्या करेगा, जो हमारे पास खाना हज़म हो रहा है उसकी स्पीड को क्या कर देगा, स्लो कर देगा, ठीक है। इसकी स्पीड को स्लो कर देगा, स्टमक में जो एसिड हमारे पास रिलीज़ होता है यानी कि खाने को डाइजेस्ट कर रहा था उसको भी क्या कर देगा, उसकी स्पीड को भी स्लो कर देगा, ठीक है। और इंटेस्टाइन से हमारे पास जो खाना एब्जॉर्ब होता है खून में उसकी स्पीड को भी क्या कर देगा, स्लो कर देगा। ये सब कुछ इसलिए कर रहा है हमारी बॉडी में क्योंकि एकदम से क्या हो गया, न्यूट्रिएंट का लेवल हाई हो गया, ठीक है। तो सब कुछ इसलिए कर रहा है ताकि बॉडी में जो न्यूट्रिएंट वगैरह है वो स्पेसिफिक रेंज में आ जाए, ठीक है। तो इसलिए ये सब कुछ इसने क्या कर दिया, स्लो कर दिया, ठीक है। अब थर्ड चीज़ ये क्या करेगा, ठीक है, देखिए बेसिकली इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए कि सोमैटोस्टेटिन नहीं है, ठीक है, बॉडी में नहीं है,
तो होगा कि हमारे पास जो इंसुलिन होगी वो बेइंतहा, क्योंकि खाने का न्यूट्रिएंट का लेवल ज़्यादा, तो इंसुलिन क्या निकलेगी, बेइंतहा निकल रही है खून में, ठीक है। अच्छा, तो इस तरीके से क्या हो जाएगी आपकी जो इंसुलिन जब निकल रही है, तो इंसुलिन का काम क्या है, इंसुलिन का काम है कि जितनी भी ग्लूकोज है, शुगर है खून में, उसको क्या करना है, सेल में भेजना। तो इंसुलिन ज़्यादा निकल रही है तो मतलब कि ज़्यादा ग्लूकोज, ज़्यादा शुगर कहाँ जा रही है, सेल में जा रही है, तो खून में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एकदम से। तो बेसिकली इट्स हार्मफुल, ठीक है। तो सोमैटोस्टेटिन क्या करती है, बेसिकली एक बॉडी को एक स्पेसिफिक रेंज में रखती है, कि स्पेसिफिक हम बोल सकते हैं लिमिट में रखती है। और अगर आपकी जो खून में शुगर थी वो बहुत ही कम हो गई, एक्सट्रीम कम हो गई, तो आप कोमा में या बेहोश वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें, अगर ग्लूकोगोन हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा निकल रहा है, ठीक है, ग्लूकोगोन भी निकल रहा है, ठीक है, ग्लूकोगोन बहुत निकल रहा है, तो लीवर क्या करेगा, लीवर भी हमारे पास जो सारी उसकी स्टोर हुई हुई शुगर थी उसको निकाल देगा। लीवर के पास अब कोई भी स्टोर बची भी नहीं रहेगी, ठीक है। तो हमारे पास शुगर जो होगी हमारे पास खून में डेंजरसली हद तक बढ़ जाएगी, ठीक है, जो कि हार्मफुल होगी। तो सोमैटोस्टेटिन का मकसद क्या होता है, इसका मकसद ये होता है कि शुगर का लेवल अचानक ऊपर भी ना आए और नीचे भी ना जाए, बल्कि धीरे धीरे हमारे पास क्या हो, और धीरे धीरे हो और एक बैलेंस तरीके से रहे खून में, ठीक है। तो सोमैटोस्टेटिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। नाउ प्रोसीडिंग टूवर्ड द नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज, हमारे पास ये सेंटेंस आई थिंक क्लियर होगा। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है, द पेप्टाइड हार्मोन आर सिक्रेटेड फ्रॉम द सेल्स लोकेटेड इन द आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस, बीटा सेल प्रोड्यूस इंसुलिन, अल्फा सेल प्रोड्यूस ग्लूकागोन एंड डेल्टा सेल्स प्रोड्यूस सोमैटोस्टेटिन। अब इस सेंटेंस में एक चीज़ लिखी हुई है कि पेप्टाइड हार्मोन, देखें पेप्टाइड हार्मोन का मतलब क्या है, जब हम बोलते हैं कि ये चीज़ पेप्टाइड हार्मोन है, फॉर एग्जांपल हम बोल रहे हैं पेप्टाइड हार्मोन है, तो इसका मतलब क्या है, हम उसकी केमिकल स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, ठीक है। अब इस बात का मतलब क्या है, देखें, इसको समझने के लिए इसे के समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये बॉडी है, ठीक है, हमारे पास ये एक बॉडी है, एक इंसान का जिस्म है, ठीक है, और हम जानते हैं हमारी बॉडी में जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी कि हमारी बॉडी की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बेसिक यूनिट है, वो होता है हमारे पास प्रोटीन, क्योंकि हम प्रोटीन जो खाते हैं, अंडा, हम गोश्त खा रहे हैं, जो भी चीज़ खा रहे हैं, तो बेसिकली हमारी बॉडी की ग्रोथ, हमारी बॉडी की बेसिकली हड्डियों की ग्रोथ, सब कुछ में इनमें हेल्प कर रहा है प्रोटीन, ठीक है। तो बेसिकली प्रोटीन इज़ अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अवर बॉडी, ठीक है। तो अगर हम बात करें प्रोटीन का बेसिक यूनिट, यानी कि प्रोटीन को अगर हमने और कॉर्ड्स देखा, तो प्रोटीन बना हुआ किससे होता है, प्रोटीन बना होता है अमाइनो एसिड से। किससे बना होता है, अमाइनो एसिड से बना होता है, ठीक है। यानी कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर को कॉर्ड्स देखा, तो उस स्ट्रक्चर में जो बेसिक चीज़ें नजर आई, जो सबसे स्मॉल चीज़ें नजर आई, जो सबसे बुनियाद थी प्रोटीन की, वो थी अमाइनो एसिड, ठीक है। तो हमारे पास होता क्या है, हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास अमाइनो एसिड को देखें, हम गौर से अमाइनो एसिड को देखें, तो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, कि अमाइनो एसिड के पास होता है एक NH2 और एक एंड पे लगा होता है COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो हमारे पास अमाइनो एसिड में दो चीज़ें होती हैं, एक NH2, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अगर हम बात करें हमारे पास, यहाँ लिखा है पेप्टाइड, देखें। अब पेप्टाइड लफ्ज़ का मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अमाइनो एसिड है, ठीक है, हमारे पास ये एक चेन है, ठीक है, इसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड होंगे, ठीक है, बहुत सारे अमाइनो एसिड होंगे। हर अमाइनो एसिड को जोड़ने के लिए यहाँ पर ये हमारे पास मैंने जो बनाए हैं ग्लू से, ये अमाइनो एसिड है, ठीक है, ये अमाइनो एसिड से हर अमाइनो एसिड को जोड़ने के लिए, दो अमाइनो एसिड को जोड़ने के लिए एक चीज़ चाहिए, एक ग्लू चाहिए। वो ग्लू बेसिकली क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो बेसिकली हमारे पास अमाइनो एसिड मिलते हैं बहुत सारे स्मॉल स्मॉल, तो बनती है एक प्रोटीन की चेन। और हर अमाइनो एसिड को जोड़ने के लिए हमारे पास जो बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। हमारे पास अमाइनो एसिड जो है इसमें बहुत ही कम है, यानी कि 50 से कम है, लेस देन 50 अमाइनो एसिड, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे सिंपल पेप्टाइड। क्या बोलेंगे, पेप्टाइड। लेकिन अगर हमारे पास जो अमाइनो एसिड है इस चेन में बहुत सारे 51 है, यानी कि 50 से ऊपर है, 50 से ऊपर चाहे जितने भी हो, चाहे फिर हज़ारों जितने भी हो, लेकिन 50 से ऊपर है, ठीक है। तो अब इसको क्या बोलेंगे, प्रोटीन। क्या बोलेंगे, प्रोटीन, या फिर बोलेंगे पोलीपेप्टाइड। क्या बोलेंगे, पोलीपेप्टाइड, ठीक है। शर्त यह है कि 50 से ऊपर होना चाहिए अमाइनो एसिड, ठीक है। 51 हो चलेगा, ठीक है, 52 हो चलेगा, ठीक है, चाहे जितना भी ऊपर नंबर हो, लेकिन 50 से ऊपर हो, तो उसको हम बोलेंगे प्रोटीन या फिर पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम इंसुलिन को देखें, इन सबको देखें, तो बेसिकली हमारे पास अगर हम बात करें सिर्फ इंसुलिन की, ठीक है, तो इंसुलिन के पास कितने हमारे पास बेसिकली अमाइनो एसिड है, वो है 51, ठीक है, 50 से ऊपर जा रहा है। तो बेसिकली इंसुलिन क्या हुई, इंसुलिन एक प्रोटीन हुई, एक पॉलीपेप्टाइड चेन हुई, ठीक है, क्योंकि 50 से ऊपर है, ठीक है। तो इंसुलिन क्या है, बेसिकली हमारे पास प्रोटीन है, एक पॉलीपेप्टाइड, यानी कि हमारे पास जो पेनक्रियाज से निकल रहे हैं, हमारे पास जो हार्मोन निकल रहे हैं, ठीक है, अल्फा बीटा डेल्टा सेल से, वो बेसिकली हमारे पास किस नेचर के हैं, वो अमाइनो एसिड नेचर के हैं, ठीक है। वो फैट नहीं है, वो चर्बी नहीं है, बल्कि वो क्या है, प्रोटीन का जो बेसिक यूनिट था अमाइनो एसिड, बेसिकली हमारे पास प्रोटीन के अंडर आ रहे हैं वो।
तो अब ये चीज़ क्लियर होगी हमारे पास कि पेप्टाइड हार्मोन क्या क्यों लिखा है यहाँ पर। देखिए हार्मोन का मतलब क्यों बोल रहे हैं हार्मोन, हम इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि जो अल्फा बीटा डेल्टा सेल्स हैं अब जब अपनी सिक्रीशन रिलीज करें वो डायरेक्ट खून में रिलीज करें, इसलिए हम कह रहे हैं हार्मोन का लफ्ज़, ठीक है। इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर हार्मोन का लफ्ज़, ठीक है। पेप्टाइड क्यों बोल रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो नेचर है इनकी इंसुलिन की, ग्लूकागोन की और सोमेटोस्टेटिन की, बेसिकली वो प्रोटीन से बिलोंग कर रही है, ठीक है। तो हम इसलिए बोल रहे हैं पेप्टाइड, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया आई थिंक, ठीक है। अब अगर हम बात करें ग्लूकागोन की तो तकरीबन ग्लूकागोन में कितने अमाइनो एसिड होते हैं, 29 अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है, लेस देन 50। तो बेसिकली पेप्टाइड, ये क्या कहलाएगा, पेप्टाइड, ठीक है। अगर हम बात करें सोमेटोस्टेटिन की तो इसका स्ट्रक्चर को देखें तो हमें क्या दिखाई देगा, हमारे पास एक चेन है, वही बात, ठीक है। इसमें अमाइनो एसिड जो होंगे तकरीबन होंगे वो 13 या 14 अमाइनो एसिड होंगे, ठीक है। आई थिंक 14, ठीक है, 14 ही अमाइनो एसिड है, ठीक है, नॉट 13, बेसिकली 14 अमाइनो एसिड होते हैं। तो बेसिकली ये भी क्या कहलाएगी, पेप्टाइड कहलाएगी, क्योंकि हमारे पास प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड कहलाने के लिए शर्त क्या थी कि हमारे पास जो चेन होनी चाहिए वो 50 से ऊपर होनी चाहिए अमाइनो एसिड के लिए, ठीक है। तो बेसिकली ग्लूकागोन एंड सोमेटोस्टेटिन दे बोथ आर बेसिकली ये पेप्टाइड कहलाएंगे, एंड इंसुलिन आर कॉल्ड प्रोटीन या फिर पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं, दोनों सही है, ठीक है। तो ये क्लियर होगा, आगे चलते हैं। अब यहाँ एक और चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखी गई है, वो ये है हमारे पास कि बीटा सेल प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन, हम जानते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो बीटा सेल्स होते हैं वो तकरीबन कितने होते हैं, तो इसका आंसर ये है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल ये पेनक्रियास है हमारे पास, हम जानते हैं कि पेनक्रियास का 1% हिस्सा कैसा है, एंडोक्राइन, यानी कि पेनक्रियास का 1% हिस्सा जो है उसमें सेल्स है इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमेटोस्टेटिन, ठीक है, जिनको हम कह रहे हैं वो एंडोक्राइन हिस्सा है, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम बात करें इस 1% हिस्से की, इस 1% हिस्से का हाफ करें, तकरीबन इस 1% हिस्से में 80% या 80 से ज़्यादा परसेंट, यानी कि 80% तक हमारे पास जो सेल्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास बीटा सेल, जो कि क्या रिलीज करते हैं, इंसुलिन, ठीक है। तो हमारे पास एंडोक्राइन हिस्से में ज़्यादा जो सेल्स होते हैं वो बीटा सेल्स होते हैं, ठीक है। तकरीबन 80%, अबाउट 80% सेल्स हमारे पास क्या है, इंसुलिन के हैं, ठीक है। ये सिर्फ बात हो रही है 1%, हमने इस 1% को ही गौर से देखा, तो तकरीबन ज़्यादा हिस्सा किसका निकला, इंसुलिन का निकला, ठीक है, बीटा सेल्स का निकला, जो कि क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारे पास जो बीटा सेल्स होते हैं, ठीक है, हमने बात की हमारे पास बीटा सेल्स जो होते हैं तकरीबन 80% होते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें हमारे पास ये बेसिकली हमारे पास पेनक्रियास है, ठीक है, और ये हमारे पास आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस है, यानी कि हमारे पास 1% एंडोक्राइन हिस्से की बात करें, ठीक है। तो मैंने सिर्फ एक को उठाया, ठीक है, हर हिस्से में ऐसा ही होगा क्योंकि हमारे पास पेनक्रियास में ये पूरा हिस्सा जो ये सारा एक्सोक्राइन हिस्सा है, ठीक है, बहुत थोड़ा सा हिस्सा कैसा है, एंडोक्राइन, ठीक है। तो मैंने एंडोक्राइन हिस्से का बिल्कुल स्मॉल पार्ट उठाया, ठीक है, जिनको हम कह रहे हैं स्मॉल स्मॉल जजीरे, ठीक है, आइलैंड्स हैं, आइलैंड वगैरह है, ठीक है, जैसे कि बिल्कुल स्मॉल पार्ट जिसको हम कह रहे हैं आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस, इनमें 3 तरह के सेल हैं, अल्फा बीटा डेल्टा, ठीक है। तो मैंने इसको उठाया, जब देखा इसमें तो मेरे पास बहुत सारा हिस्सा बीटा सेल का था, ठीक है, फिर अल्फा सेल एंड हमारे पास बाकी जो बचा डेल्टा सेल, ठीक है, यानी कि बहुत बड़ा हिस्सा किसका था, बीटा सेल का, इस छोटे से हिस्से में बहुत बड़ा हिस्सा किसका था, बीटा सेल का, ठीक है। तो इसकी बनावट कुछ इस तरह की होती है, हमारे पास जो बीटा सेल होते हैं जैसे हमने कहा 80% हैं ये, तो मतलब क्या हुआ, बहुत ज़्यादा एरिया पे क्या है, बीटा सेल्स है तो ये बहुत स्मॉल सा एरिया, लेकिन इस स्मॉल से एरिया में भी ज़्यादा हिस्से पे क्या है, बीटा सेल्स है, ठीक है। और अल्फा सेल जो हमारे पास है वो किनारे किनारे पे होते हैं, ठीक है। अब जो भी हमारे पास खून आता है, कैपिलरी गुजरती है यहाँ से, जो कैपिलरी होती है वो सबसे पहले फर्स्ट हमारे पास वो कहाँ से गुजरती है, बीटा सेल के पास से गुजरती है। जब बीटा सेल के पास से गुजरती है तो हमारे पास बीटा सेल क्या रिलीज करते हैं, इस कैपिलरी में इंसुलिन रिलीज करते हैं, क्योंकि बीटा सेल क्या बनाते हैं, इंसुलिन बनाते हैं, ठीक है। तो बीटा सेल ने क्या रिलीज कर दिया, अपना इंसुलिन इस खून की कैपिलरी में रिलीज कर दिया। अब ये हमारे पास जो खून होगा, अब ये खून जाएगा हमारे पास गुजरता हुआ अल्फा सेल के पास से, ठीक है, एंड डेल्टा सेल के पास से गुजरेगा, ठीक है। हमारे पास अल्फा सेल को क्या हुक्म देगा, ये बेसिकली बता देगा उसको कि हमारे पास के खून में बेसिकली इंसुलिन आ चुकी है, अब अपना काम करना बंद कर दे, एंड डेल्टा सेल भी अपना काम करना बंद कर दे, यानी कि ग्लूकागोन जो रिलीज कर रहा था बंद कर दे, ठीक है। ये दोनों अपना काम करना रिलीज करना बंद कर दें, क्योंकि हमारे पास अब खून में इंसुलिन आ चुकी है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक इस तरह की बनावट है कि ये इन सेल्स को बेसिकली पहले से इन्फॉर्म कर देता है कि अब मैं रिलीज हो चुकी हूँ और आप लोगों का कोई काम नहीं, ठीक है। तो बेसिकली बीटा सेल की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाया गया है। अब इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट, हमारे पास के जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, तकरीबन उनको कितना वक्त लगता है कि वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करके खून में डालते हैं। देखिए इसके दो हमारे पास बेसिकली आंसर हो सकते हैं कि हमारे पास जो बीटा सेल्स होते हैं, ठीक है, जैसे हमने कहा हमारे पास बीटा सेल ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा बीटा सेल्स होते हैं, ठीक है। अब बीटा सेल जो है इनके पास हर वक्त क्या होता है, कुछ ना कुछ इंसुलिन हर वक्त मौजूद होती है, ठीक है। बीटा सेल इनके पास स्टोर इंसुलिन, मेच्योर इंसुलिन, यानी कि ऐसी इंसुलिन जिसको फ़ौरन ही खून में रिलीज़ कर दी जाए, अगर खून में शुगर हाई होगी तो ये फ़ौरन ही रिलीज़ कर सकते हैं, ठीक है। इनके पास थोड़ी बहुत इंसुलिन पहले से तैयार होती है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो बीटा सेल होते हैं उनके न्यूक्लियस का कोई रोल नहीं होता, ठीक है, इनके पास पहले से ही बनी हुई होती है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास स्टोर इंसुलिन ख़त्म हो गई और खून में शुगर हल्की हल्की हाई होना शुरू हो गई, तो हमारे पास अब इस बीटा सेल को हुक्म दिया जाएगा कि बीटा सेल के न्यूक्लियस को बेसिकली ऑर्डर मिलेगा कि वो क्या बनाना शुरू करे, वो बेसिकली इंसुलिन
बनाना शुरू करे, ठीक है। इसका एक पूरा प्रोसेस होगा, ठीक है। पहले न्यूक्लियस को ऑर्डर मिलेगा एंड देन ये इंसुलिन बनाएगा, फिर उसको खून में रिलीज़ करेगा। तो हम इसको आगे हमारे पास जो लेक्चर होगा उसमें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हमारे पास कि इंसुलिन बनती किस तरीके से, ठीक है। तो फिलहाल याद रखना हमने कि बीटा सेल के पास हमेशा इंसुलिन बनी हुई होती है कुछ इंसुलिन, और अगर न्यू बनानी है तो बाकायदा उसका एक प्रोसेस होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। ये नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। दीज हार्मोन्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी, पार्टिकुलरली द होमियोस्टेसिस ऑफ ब्लड ग्लूकोज। हमारे पास जो हार्मोन है यानी कि बीटा सेल जो प्रोड्यूस कर रहा है इंसुलिन, ग्लूकागोन हो गया, सोमेटोस्टेटिन हो गए, ये बहुत ही अहम हार्मोन है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहे हैं हमारे पास हमारी बॉडी में जो रेगुलेटिंग बेसिकली रेगुलेटिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। देखें रेगुलेटिंग का मतलब क्या होता है, रेगुलेटिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को हम ज़्यादा ऊपर जाने दें, ना ही बहुत उसका लेवल कम कर दें, ठीक है। यानी कि उस चीज़ को एक फिक्स लिमिट में रखें, एक फिक्स हद में रखें, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे पास फ़ैन होता है, पंखा होता है, पंखे का रेगुलेटर होता है, ठीक है। हम उस रेगुलेटर से क्या करते हैं, हम फ़ैन को एक फिक्स स्पीड में रखते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, हमारा जो हार्मोन है या हार्मोन का काम क्या होता है, ये जो हार्मोन हमारे पास है इनका काम क्या होता है कि खून में शुगर जो है उसको एक फिक्स उसमें रखते हैं, अमाउंट में रखते हैं, एक लेवल में रखते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं रेगुलेटिंग, ठीक है। एक एक फिक्स लेवल तक रखना है, ठीक है। आगे लिखा है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इस बात का मतलब क्या हुआ, इसको समझने के लिए ये आपको देखना होगा हमारे पास ये क्या है, फॉर एग्जाम्पल बॉडी है, ठीक है। तो हमारे पास हमारे जिस्म में क्या होता है, हर वक्त कोई ना कोई काम चल रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि हमारी बॉडी में अभी इस वक्त रेस्ट में तो कोई भी काम अंदर नहीं चल रहा होगा। हमारी बॉडी में हर वक्त कोई ना कोई काम अंदर चल रहा होता है, ठीक है। तो हम इन कामों को कहते हैं बेसिकली, हमारी बॉडी एक फैक्ट्री है, इस तरीके से सपोज करें एक फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में क्या हो रहा है, हर वक्त कोई ना कोई काम हो रहा है, ठीक है। अब इन कामों को हम कहते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। अभी जो काम है दो तरह से हो रहे होते हैं, ठीक है, दो तरह से। एक होता है एनर्जी बनाना, जो आप खाना खा रहे हैं, ठीक है। तो आप खाना खा रहे हैं, उस खाने का पर्पज़ क्या है, उस खाने का पर्पज़ ये है कि वो खाना हर सेल में पहुंचना चाहिए, ठीक है। और हमारे पास हर सेल को बेसिकली वो जो खाना होता है, खाना हजम होकर हमारी बॉडी के हर सेल तक पहुंचे ताकि हर सेल को एनर्जी मिले, ठीक है। और हमारे पास दूसरा क्या होता है, हमारे पास दूसरा जो काम हो रहा है वो होता है हमारे पास रिपेयरिंग का, ठीक है। एक होता है हमारे पास एनर्जी चाहिए हर सेल को, और दूसरा होता है रिपेयरिंग, यानी कि जो टूटे फूटे सेल्स हैं हमारी बॉडी में उनको रिपेयर करना, क्योंकि हमारी बॉडी में जो अंदर सेल्स हैं वो टूट भी रहे हैं, फूट भी रहे हैं, और फिर उनकी दोबारा रिपेयरिंग भी हो रही है। तो हमारे पास एक काम ये हो रहा होता है, ठीक है। एक काम एनर्जी बनाना और एक काम रिपेयरिंग का हो रहा होता है। अब इन दोनों कामों को करने के लिए हमारे पास नीड होती है फ्यूल की, यानी कि ऐसा ईंधन जो खर्च हो और बदले में क्या मिले, एनर्जी मिले। तो वो फ्यूल क्या होता है हमारे पास, वो ग्लूकोज है, जिसको हम कह रहे हैं शुगर। तो बेसिकली शुगर हमारी बॉडी के हर सेल के लिए, यानी कि ग्लूकोज जिसको हम शुगर कह रहे हैं, हमारी बॉडी के हर सेल के काम करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अभी हमारे पास जो ग्लूकोज होती है बेसिकली यही फैसला करती है, हमारे पास ये जो हार्मोन होते हैं हमारे पास ये फैसला करते हैं, हमारे पास जो ये हार्मोन है, ठीक है, ग्लूकागोन, इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन, ये सारे हार्मोन बेसिकली ये फैसला करते हैं हमारे पास कि कब इस फ्यूल को हमने खर्च करना है, यानी कि कब इस ग्लूकोज को हमने खर्च करना है, कब इस ग्लूकोज को बचा के रखना है। तो बेसिकली इट्स ऑल डिपेंड ऑन दीज हार्मोन्स, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमारे पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इस सेंटेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, होमियोस्टेसिस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हमारे पास जो ग्लूकोज है या कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में वो एक तवाज़ुन में रहे, एक बैलेंस में रहे, उसको हम कहते हैं होमियोस्टेसिस। यानी कि एक चीज़ एक बैलेंस में रहे और एक बेसिकली एक बैलेंस मेंटेन रहे, इसको हम कहते हैं होमियोस्टेसिस। हमारी बॉडी है फॉर एग्जाम्पल ये, ठीक है, हमने अभी खाना खाया, ठीक है, तो हमारे खून में क्या होगी, ग्लूकोज का लेवल हाई हो रहा है, ठीक है। तो फ़ौरन से क्या होगा, पैनक्रियाज के जो बीटा सेल थे वो इंसुलिन को रिलीज़ करेंगे खून में, और हमारे पास जो लेवल हाई था वो क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि हमारे पास इंसुलिन क्या करेंगे, इंसुलिन हमारे पास सेल के जो लॉक होते हैं उसको खोलेगी और हर सेल में क्या चली जाएगी, ग्लूकोज चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से एक बैलेंस बन जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी लेवल जो होगा खून में नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब खून में इतनी ग्लूकोज अब हाई नहीं देगी। इसका उलट देखें, अब हम भूखे हैं, ठीक है, हमारे खून में क्या है, ग्लूकोज कम है, सेल्स की डिमांड पूरी नहीं हो रही, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास अब हमारे पास पैनक्रियाज की जो अल्फा सेल्स है वो क्या रिलीज़ करेंगे, ग्लूकागोन रिलीज़ करेंगे। ग्लूकागोन क्या करेगा, जाएगा लीवर के पास, लीवर क्या करेगा, जो उसने स्टोर की हुई थी हमारे पास ग्लूकोज, उसको क्या करेगा, खून में रिलीज़ करेगा, सेल्स की डिमांड पूरी हो जाएगी और खून में जो ग्लूकोज का लेवल होना चाहिए एक हद तक वो हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसको कहते हैं होमियोस्टेसिस, यानी कि बेसिकली क्या हुआ ना, खून में ग्लूकोज का लेवल एकदम हाई हुआ, यानी कि इतना हाई भी नहीं हुआ, और दूसरी चीज़ हमारे पास ना ही बहुत कम हो गया, ठीक है। यानी कि बीच में एक बैलेंस रहा, एक फिक्स वैल्यू रही कि इतनी वैल्यू होनी चाहिए, 70 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इतनी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी को कहते हैं होमियोस्टेसिस ऑफ ब्लड ग्लूकोज, यानी कि खून में जितना ग्लूकोज होना चाहिए उसका एक फिक्स बैलेंस बनाए रखते हैं हार्मोन, बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, हाइपर इंसुलिनीमिया ड्यू फॉर एग्जाम्पल टू एन इंसुलिन ओमा कैन कॉज सीवर हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, इंसुलिन इमिया मतलब खून में, यानी कि खून में इंसुलिन का लेवल क्या हो गया, हाई हो गया। देखिए इसके पीछे रीज़न क्या होता है, बहुत बड़ा रीज़न है।
उप्स हमारे पास जो ये हरकत हुई इसके बाद क्या हो जाएगा, हमारे पास कि हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, यानी कि खून में क्या हो जाएगा, खून में ग्लूकोज का लेवल बहुत ही कम हो जाएगा। अब इसको समझते हैं, हमारे पास ये हुआ, इसके रिजल्ट में क्या हो रहा है, खून में ग्लूकोज का लेवल बहुत ही कम हो रहा है। हाइपो मतलब कम, हाइपो मतलब ज़्यादा, ठीक है। खून में इंसुलिन का लेवल ज़्यादा था, बदले में क्या हुआ कि खून में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया। देखिए हुआ क्या, हमारे पास ये पैनक्रियास है, ठीक है। और हम जानते हैं कि पैनक्रियास में 1% हिस्सा कैसा है, एंडोक्राइन हिस्सा है, जो कि क्या बना रहा है हमारे पास, जैसे बेसिकली बीटा सेल है, अल्फा सेल है, डेल्टा सेल है, ठीक है। तो हम उनको कह रहे हैं आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। तो बहुत सारे हमारे पास आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस है पैनक्रियास में, ठीक है। तो किसी भी एक हिस्से में, ठीक है, हम जानते हैं हमारे पास सेल की हर वक्त डिवीजन हो रही होती है। हमारा सेल, हमारे बॉडी में सेल्स क्या होता है, हर वक्त डिवीजन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, हमारे पास बीटा सेल्स होते हैं, डिवाइड करते हुए उनके डीएनए में कुछ गलती हो गई, यानी कि म्यूटेशंस हो गई। म्यूटेशन हो सकती है, हम जानते हैं, ठीक है। तो म्यूटेशन हो गई गलती से, तो हमारे पास बीटा सेल ने क्या किया, उसके डीएनए में गलती से म्यूटेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल इसमें हुई थी, ठीक है। ये बाकी लैंगरहैंस जो है हमारे पास सही है, बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, ठीक है, इनकी भी वर्किंग बिल्कुल सही है। लेकिन हमारे पास इस वाले में क्या हुआ, इस वाले में एक बीटा सेल से क्या हो गई, गलती हो गई, उसकी डीएनए में गलती हो गई, म्यूटेशन हो गई। अब ये क्या करेगा, उस म्यूटेशन के नतीजे में क्या होगा, ये जो होगा बहुत तेज़ी से खुद को डिवाइड करना शुरू कर देगा, यानी कि रैपिडली रैपिडली क्या बना लेगा, बहुत सारे बीटा सेल बना लेगा, ठीक है। तो एक बेसिकली बीटा सेल का गुच्छा बन जाएगा, जो खराब बीटा सेल बोल सकते हैं हम, फॉल्टी बीटा सेल्स होंगे, ये सारे इनका गुच्छा बन गया, ठीक है। अब बीटा सेल जो होंगे, ये इनमें ये एबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होगी। हम जानते हैं बीटा सेल जो होते हैं हमारी बॉडी में, तब वो रिलीज़ करते हैं इंसुलिन को जब हमारे पास खून में क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल थोड़ा हाई होता है, ठीक है। यानी कि एक फिक्स अमाउंट से हाई होगा तो हमारे पास बीटा सेल क्या करते हैं, खून में ग्लूकोज को इंसुलिन को रिलीज़ करते हैं, ताकि हमारे पास क्या हो, वो इंसुलिन क्या करे, हर सेल के जो लॉक था उसको खोले और जो खून में ग्लूकोज को भेजे सेल में, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास ये सही वाले बीटा सेल्स हैं इनमें, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये फॉल्टी बीटा सेल है, तो बेसिकली ये क्या करेगा, इसके अंदर ये एबिलिटी खत्म हो गई, एबिलिटी खत्म हो गई कि वो सेंस कर सके कि खून में ग्लूकोज का लेवल कितना है। ये हर वक्त 24 हार्स में समझेगा, जितने भी घंटे हमारे पास हैं, हर वक्त समझेगा कि बॉडी को नीड है कि उसको इंसुलिन मिले, तो हर वक्त ये खून में इंसुलिन को रिलीज़ करता रहेगा, ठीक है। खून में क्या करता रहेगा, इंसुलिन को रिलीज़ करता रहेगा। अब फॉर एग्जाम्पल आपने 10 घंटे से या 12 घंटे से कुछ भी नहीं खाया, ठीक है। तो आपके हमारे पास जो खून में ग्लूकोज है वो कम है, ऑलरेडी कम है, 60 है या फिर 100 है, हम बोल सकते हैं कम है, ठीक है। लेकिन ये बार बार रिलीज़ किए जा रहे हैं खून में, इंसुलिन को रिलीज़ किया जा रहा है। तो इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, हमारे पास जो खून में इंसुलिन है, ठीक है, अब वो क्या कर रही है, वो सेल में लेके जा रही है ग्लूकोज को। तो जो खून में ग्लूकोज होगी वो बहुत ही कम, 40 तक भी जा सकती है, 30 तक भी जा सकती है, यानी कि इस हद तक खून में जो ग्लूकोज का लेवल है बहुत ही डाउन हो सकती है, यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, ठीक है। तो बहुत ही खतरनाक कंडीशन होगी। तो बेसिकली अंधाधुंध क्या करते हैं, इंसुलिन को रिलीज़ करते रहते हैं बस, ठीक है। ये फॉल्टी हमारे पास बेसिकली बीटा सेल है, जिनको हम ट्यूमर बोल सकते हैं, ट्यूमर, ठीक है। ये बेसिकली हम इसको यही बोलते हैं, ठीक है। अब इसके रिजल्ट में क्या होगा, हमारे पास जो बाकी हेल्दी हमारे पास बीटा सेल थे, जो बाकी आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस में थे, जो बाकी हमारे पास हेल्दी बीटा सेल थे, वो अपना इंसुलिन निकालना बिल्कुल बंद कर देंगे, क्योंकि हमारे पास इनको तो सेंस है ना, इनको तो इनके अंदर सेंसर्स हैं, इनको सेंस हो रहा है हमारे पास कि खून में इंसुलिन जा रही है, यानी कि इनको अब काम करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी ये बिल्कुल काम करना बंद कर देंगे। सिर्फ यही जो हमारे पास ट्यूमर था, ये कलेक्शन ऑफ फॉल्टी बीटा सेल था, ये हमारे पास क्या किया जा रहा है, खून में इंसुलिन को रिलीज़ किया जा रहा है, ये अपना काम बिल्कुल बंद कर देंगे, ठीक है। इसके नतीजे में क्या होगा, हमारे पास खून में ग्लूकोज का लेवल बहुत ही हम बोल सकते हैं बहुत ही लेवल तक क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा खून में ग्लूकोज का लेवल, ठीक है। और पर्सन बेहोश वगैरह हो सकता है, जो उसकी कंडीशंस होती है हमारे पास, के बेहोश हो जाएगा, उसकी फेंटिंग कंडीशन वगैरह हो सकती है, ठीक है। A relative or absolute lack of insulin, such as in diabetes mellitus, can cause सीरियस हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया जो है बिल्कुल अपोजिट है हाइपोग्लाइसीमिया का। हाइपो मतलब क्या था कि खून में ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया, बहुत ही कम हो गया, ठीक है। जबकि हाइपर का मतलब क्या हो गया कि खून में ग्लूकोज का लेवल हाई हो गया। देखिए इसका रीज़न क्या था, हाइपो का रीज़न था हमारे पास कि खून में जो इंसुलिन थी ज़्यादा आ रही थी। अब इसका रीज़न क्या हो गया कि खून में इंसुलिन कम आ रही, एब्सोल्यूट लैक ऑफ इंसुलिन, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसको समझते हैं डिटेल से। होता है क्या, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल पैनक्रियास है, ठीक है। हमारे पास जो पैनक्रियास होते हैं, पैनक्रियास में जितने भी हमारे पास आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस हैं, ठीक है, हम जानते हैं 1% हिस्सा एंडोक्राइन हिस्सा, ठीक है। तकरीबन हमारे पास बहुत सारे हमारे पास जो आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस है बीटा सेल डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके रीज़न भी समझेंगे ऐसा क्यों होता है। ये बेसिकली हम बात करें टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस की बात करें, टाइप 1 में ऐसा होता है कि हमारे पास जो बीटा सेल थे डिस्ट्रॉय होने शुरू हो रहे हैं। शुरू शुरू में पता नहीं चलता हमारे पास कि हमारे ये हो रही है हरकत, लेकिन हमारे पास जब काफ़ी हद तक हमारे बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो हमें पता चलता है हमारे पास, यानी कि बेहोशी वाली कंडीशन वगैरह होना शुरू हो जाना, ठीक है। तो हमारे पास जो शुगर के अलामात हैं वो होना शुरू हो जाना, तो हम समझ जाते हैं हमें शुगर टाइप 1 चल रही है, ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज़ हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे बीटा सेल क्या होगा, काफ़ी हद तक डैमेज हो गए, ठीक है। बहुत कम बच गए हैं बीटा सेल जो कि इंसुलिन को रिलीज़ करें, लेकिन वो इंसुलिन इतनी नहीं है कि बॉडी में, यानी कि खून में जाकर हमारी बॉडी के हर सेल की ज़रूरत को पूरा कर सके। तो बेसिकली देयर इज़ अ लैक ऑफ इंसुलिन इन द ब्लड।
अब रीज़न क्या है इसके पीछे? रीज़न ये है हमारे पास टाइप 1 डायबिटीज़ हो रही है। टाइप 1 डायबिटीज़ का रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न होता है ऑटो इम्यून डिसीज़। बेसिकली टाइप 1 जो हमारे पास डायबिटीज़ है ये ऑटो इम्यून डिसीज़ है, यानी कि हमारी बॉडी का जो दिफाई निज़ाम है वो खुद ही क्या कर रहा है, खुद ही हमला कर रहा है। कोई बाहर से हमला नहीं कर रहा है इस पे, इस बीटा सेल पे, बल्कि हमारी बॉडी का अपना दिफाई निज़ाम इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है, इस पे हमला कर रहा है। दैट्स व्हाई वी कॉलिंग इट कि ऑटो इम्यून डिसीज़ है टाइप 1 डायबिटीज़, ठीक है। तो हमारे पास होगा क्या, बेसिकली इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। इसके वैसे रीज़न बहुत से हो सकते हैं, लेकिन हम 2 को ही समझेंगे हमारे पास। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये पर्सन था हमारे पास, ठीक है। अब इस पर्सन के जीन में, इस पर्सन के जीन में ही ऐसी इन्फॉर्मेशन थी कि वो बेसिकली हमारे पास जो बीटा सेल था उसको अपना दुश्मन समझ रहा था, ठीक है। इसके जीन में कुछ चेंजिंग थी, लेकिन ये नॉर्मल पर्सन हमारे पास, इसके जीन में से कोई तब्दीली नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली इसका जीन नॉर्मल है, तो इसका जीन जो है वो बीटा सेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, लेकिन इसके जीन में ऐसी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। तो बेसिकली हमारे पास इसके जो इम्यून सिस्टम था, इसका जो बेसिकली हमारे पास टी सेल होते हैं, एंटीबॉडीज़ वगैरह होती हैं, वो क्या करी थी, बीटा सेल, इसके पेनक्रियास में जो बीटा सेल थे उसको डिस्ट्रॉय करी, चुन चुन के डिस्ट्रॉय करी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास बीटा सेल क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं बिकॉज ऑफ जेनेटिक, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे पास किसी को कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, कोई इन्फेक्शन था, कोई बॉडी में कोई बैक्टीरिया वायरस घुसा, ठीक है। तो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम ने क्या किया, उससे रिएक्ट किया। हमारी बॉडी के जो हमारे पास सेल थे, टी सेल हो गए, हमारी एंटीबॉडी वगैरह हो गए, क्या किया उन्होंने, रिएक्ट किया। उन्होंने इतना रिएक्ट किया कि वो हाइपर एक्टिव हो गए। हाइपर एक्टिव यानी कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो गए, ठीक है, बहुत सेंसिटिव हो गए। अब ये क्या करें, अब हमारे पास ये क्या करें, हमारे पास पेनक्रियास में जाके जो बीटा सेल थे, ठीक है, उनको भी डिस्ट्रॉय करना शुरू करें, चुन चुन के डिस्ट्रॉय करें, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है हमारे पास जो वायरस था, ये बेसिकली जो उसकी हल्की हल्की जो मॉलिक्यूल की कॉपी थी, यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर था, केमिकल स्ट्रक्चर, वो मिल रहा था हल्का हल्का बीटा सेल से। तो बेसिकली इतने सेंसिटिव हो गए हमारे पास, ये जो हमारे पास इम्यून सिस्टम के सेल थे इतना सेंसिटिव हो गए कि ये समझ रहे हैं, इसको भी ये समझ रहे हैं कि हमारे पास ये भी क्या है, वही वायरस है, ठीक है। तो बेसिकली इसको भी क्या करें, इसको भी डिस्ट्रॉय करें। तो बेसिकली मॉलिकुलर मिमिक्री उनको ऐसे फील हो रहा है कि ये भी हमारे पास ये है, लेकिन असल में ये नहीं है, ये बीटा सेल है और ये हमारे पास वायरल इन्फेक्शन है जो कि खत्म हो चुका है। तो बेसिकली देयर इज अ कन्फ्यूजन, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्या करते हैं, बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एट द एंड क्या हो रहा है, एट द एंड यही हो रहा है कि बीटा सेल क्या हो रहे हैं, कम पड़ रहे हैं, ठीक है। तो बॉडी में इंसुलिन की जरूरत पूरी नहीं हो पा रही। जो बॉडी में इंसुलिन की जरूरत पूरी नहीं हो पा रही, तो हमारे खून में क्या हो रही है, ग्लूकोज हाई रह रही है, ठीक है। लेकिन खून में ग्लूकोज को हाई नहीं रहना, बल्कि क्या करना है, इसको हर सेल में भेजना था। लेकिन हर सेल तक भेजने के लिए इंसुलिन क्या है, कम है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, हाइपर हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन हाइपर ग्लाइसीमिया कहलाएगी, ठीक है। If this condition is left untreated, retinopathy, nephropathy, neuropathy, and cardiovascular complications may result. अब किसी को क्या है, हाइपर ग्लाइसीमिया, यानी कि उसके खून में क्या है, ग्लूकोज का लेवल हाई है, बिकॉज हमारे पास क्या है, खून में इंसुलिन का लेवल कम है, ठीक है। दैट्स वाई उसको क्या है, हाइपर ग्लाइसीमिया, जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ है, ठीक है। तो इस कंडीशन में होगा क्या कि अगर हाइपर ग्लाइसीमिया को ट्रीट नहीं किया गया, तो हमारे पास क्या क्या हो सकता है, ये रेटिनोपैथी हो सकता है, नेफ्रोपैथी हो सकता है, न्यूरोपैथी और कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। देखें, हमारे पास रेटिनोपैथी यानी कि आँख से रिलेटेड कर रहा है, और ये किडनी से, और ये हमारे पास बेसिकल नर्वस सिस्टम से, हमारे पास ये दिल से, ठीक है। तो बेसिकली सिर्फ यही एरियाज़ के अफेक्टेड हो रहे हैं। बॉडी हम देखें तो बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे एरियाज़ हैं, सिर्फ यही अफेक्टेड क्यों हो रहे हैं। इसका हमारे पास रीज़न क्या है, इसका हमारे पास आंसर होना चाहिए GLUT। इसका मतलब क्या होता है, देखें, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, अगर हम बात करें हमारी बाकी जो बॉडी के सेल्स हैं, बात करें मसल सेल की, मसल सेल की बात करें, तो मसल सेल में हमारे पास जो ग्लूकोज है वो ऐसे नहीं घुस सकती, बल्कि ये मसल सेल मेरे पास है, फॉर एग्जाम्पल जो मैंने ग्रीन से बनाया, ठीक है। अब इसमें क्या जानिए, ग्लूकोज को जाना है, ठीक है। लेकिन ग्लूकोज जाएगी नहीं जब तक कि इंसुलिन जो होगा, इंसुलिन इस दरवाजे को नहीं खोलेगा। बेसिकली यहाँ पर दरवाजे लगे होते हैं, ठीक है। बॉडी के बाकी सेल्स में जो दरवाजे होते हैं वो खोलते हैं, देन हमारे पास ग्लूकोज इंटर करती है सेल में, ठीक है। तो हमारे पास, लेकिन हमारे पास जो ये एरियाज़ हैं, जैसे कि आँख में रेटिनोपैथी वगैरह, ये जो कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, इस वजह से हो रही हैं क्योंकि इनके जो सेल्स हैं, बेसिकली उन सेल्स में क्या है, कुछ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। ट्रांसपोर्टर, स्पेशल ट्रांसपोर्टर हम बोल सकते हैं। वो ट्रांसपोर्टर ऐसे होते हैं कि अगर खून में देखते हैं कि ग्लूकोज का लेवल हाई है, क्योंकि हमने बात की हाइपर ग्लाइसीमिया, यानी कि खून में ग्लूकोज का लेवल बहुत हाई है, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा है, क्योंकि हम उसको कंज्यूम नहीं कर पा रहे। तो बेसिकली ये सेल क्या करेंगे, ज़बरदस्ती अपने अंदर ले लेंगे, ट्रांसपोर्टर के जरिए, स्पेशल ट्रांसपोर्टर के जरिए क्या करेंगे, अपने अंदर ले लेंगे। तो बेसिकली ये सेल की हालत इतनी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है इन सेल के अंदर, कि इनके जो सेल्स थे उनके अंदर क्या है, ज़रूरत से ज़्यादा ग्लूकोज है, जो कि बेसिकली हाइपर हाइपर कंडीशन इनके अंदर, के सेल फटने वाले हो रहे हैं, ठीक है। और इनके लिए ख़तरनाक कंडीशन ये है, ठीक है। अब फर्स्ट हम देखते हैं हमारे पास जो डिसीज़ होगी, ठीक है, वो क्या होगी, रेटिनोपैथी। अब रेटिनोपैथी क्यों हो रही है, रेटिनोपैथी पहले हम समझेंगे कि ये कौन कौन सी डायबिटीज़ में हो सकती है। टाइप 1 में भी होगी और ये टाइप 2 में, दोनों में हो सकती है। टाइप 1 में क्या होता है, हम जानते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होती है। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो पेनक्रियाज के बीटा सेल होते हैं वो डैमेज हो रहे होते हैं। ऑटो इम्यून डिसीज़ है ना, इसके बीटा सेल क्या हो रहे थे, डैमेज हो रहे होते हैं। तो इंसुलिन क्या बन रही होती है, कम बन रही होती है। तो खून में जो ग्लूकोज का लेवल रहता है वो हाई, क्योंकि हमारे पास इंसुलिन रिक्वायर्ड है कि वो क्या करे, सेल्स में ग्लूकोज को भेजे। तो हमारे पास खून में क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल हाई। टाइप 2 को देखें तो टाइप 2 में क्या होता है, हमारे पास इंसुलिन बन तो रही है बीटा सेल से, बीटा सेल से रिलीज़ हो रही है, लेकिन वो या तो कम बन रही है,
या तो कम बन रही है या फिर बन रही है, लेकिन हमारे पास जो बॉडी के सेल्स हैं वो उसको पहचान नहीं पा रहे, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे। देन हमारे पास इंसुलिन इस जो सेल्स की गेट थे उनको खोलने में कामयाब नहीं हो पा रही, और हमारे पास ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर नहीं जा पा रही। इस तरीके से हमारी बॉडी के सेल्स की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही। ठीक है, टाइप 2 में क्या होता है, हमारे पास इंसुलिन बन रही है या फिर बहुत ही कम बन रही है, लेकिन सेल के अंदर नहीं जा पा रही, सेल रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो बेसिकली दोनों टाइप के हमारे पास डायबिटीज़ में क्या होता है, रेटिनोपैथी हो सकती है। ठीक है, मसला ये नहीं है कि हमारे पास इंसुलिन कम बन ज़्यादा बन रही है, मसला ये है हमारे पास कि खून में शुगर हाई हो रही है, खून में ग्लूकोज हाई हो रहा है। दैट्स वाई हमारे पास ये जो आँख के सेल थे उनको नुकसान पहुँचा रहे हैं। ठीक है, इन दोनों में हम देखें तो क्या हो रहा है, रीज़न यही हो रहा है हमारे पास एट द एंड, यही हो रहा है कि खून में क्या हो रही है, ग्लूकोज का लेवल हाई जा रहा है, तो इसी वजह से नुकसान हो रहा है आंखों को। ठीक है, दैट्स वाई रेटिनोपैथी हो रही है हमारे पास। अब इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट क्लियर करते हैं कि ये जहन में सवाल आ सकता है कि हमारे खून में ग्लूकोज का लेवल हाई है। ठीक है, इंसुलिन का लेवल चाहे कम है, लेकिन हमारे पास खून में क्या है, ग्लूकोज का लेवल हाई है, तो हमारे सेल जो है बॉडी के उनको अच्छे से काम करना चाहिए। इसका रीज़न है ऐसा नहीं होता। देखिए, होता है कि हमारे पास बेसिकली हर सेल को एक फिक्स अमाउंट में हमारे पास ग्लूकोज चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होगा हमारे पास कि एक सेल को हमने बहुत सारी ग्लूकोज दे दी, तो वो उसके लिए नुकसान नहीं होगा, बल्कि वो जहर की तरह काम करेगा उस पर। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें हमारे पास जो कंडीशन थी इंसुलिनोमा। ठीक है, ये जो कंडीशन थी इसमें क्या हो रहा था, इसमें ये होता है कि पैनक्रियाज के जो बीटा सेल थे, बीटा सेल वो उनमें डिवीजन हुई थी, म्यूटेशन हुई थी, तो हमारे पास वो क्या कर रहे थे, बहुत सारी इंसुलिन को रिलीज़ कर रहे थे खून में। ठीक है, जब बहुत सारी इंसुलिन को रिलीज़ कर रहे थे खून में, हमारे पास हो क्या रहा था, जब बहुत सारी इंसुलिन थी वो खून से सारी ग्लूकोज को खींच के हर सेल में भेज जा रही थी, सेल में क्या करी थी, इंटर करी थी, तकरीबन हर सेल में बहुत सारी वो ग्लूकोज को इंटर करी थी। तो हमारे पास हो क्या रहा था कि खून में जो ग्लूकोज का लेवल था बहुत ही कम हो रहा था, बहुत ही कम। ठीक है, बहुत ही कम जा रहा था। तो मसला इससे क्या होता है, इस कंडीशन से सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो ब्रेन को होता है, क्योंकि ब्रेन हमारे पास एक ऐसा ऑर्गन है जो कि शुगर को यानी कि ग्लूकोज को स्टोर नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें स्टोरेज का कोई वो नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली इसको हर सेकंड में इसको खून से ग्लूकोज चाहिए होती है। जब इसको ग्लूकोज नहीं मिलेगी तो ये शट डाउन हो जाएगा, ब्रेन क्या हो जाएगा, शट डाउन। और हम जानते हैं ब्रेन हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है, तो बेसिकली शट डाउन हो जाएगा, और एट द एंड इंसान जो है वो कॉमा वाली जो कंडीशन होती है, कॉमा वाली कंडीशन उसमें भी जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली ये बहुत ही खतरनाक कंडीशन होगी हमारे पास, ये वाली कंडीशन की इंसुलिन बहुत ज़्यादा बन रही है। ठीक है।